अगर आपके सोते वक्त आपकी नींदों में आपके सपने चलते हैं, अगर आपके सोते वक्त आपकी सांसें चलती हैं, अगर आपकी बॉडी में खून है और वो नसों में चलता है, अगर आपका दिल धड़कता है, अगर आपकी धरती घूम रही है, अगर आपकी धरती सन के चारों तरफ घूम रही है, अगर सन गैलेक्सी में घूम रहा है, अगर गैलेक्सी घूम रही है, अगर एरोप्लेन एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, अगर ट्रेन चल रही है, तो मुबारक हो, आप मोशन के शिकार हैं। Hello and welcome you all in our today's video. Our today's topic is motion in a straight line. So let's get straight into the video. तो हमने मोशन को ऑब्जर्व तो कर लिया किस फॉर्म के अंदर, हमने एरोप्लेन को देख लिया, हमने अर्थ का रोटेशन देख लिया, हमने रिवर देख ली, हमने ब्लड फ्लो देख लिया ह्यूमन बॉडी के अंदर। बट अब इसको हम डिस्क्राइब कैसे करें कि मोशन अब हो रहा है, तो हम उसको मेजर कैसे करेंगे, किसी अलग फॉर्म के अंदर किस तरह से बताएंगे। को इसको मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास कुछ अलग अलग टर्म्स हैं जो इवेंचुअली जैसे जैसे मोशन की स्टडी हुई उसके साथ वन बाय वन इसके अंदर ऐड होती गई। तो हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, उनमें से फर्स्ट है डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट ऐड हुआ, डिस्प्लेसमेंट एज इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। फिर वेलोसिटी ऐड हुआ, फिर एक्सेलरेशन ऐड हुआ। वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इन फॉर्म के अंदर अपन मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं और इन फॉर्म के अंदर हम मोशन को ऑब्जर्व करते हैं। तो अब अपन देखते हैं मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है। तो हमारे पास एक मैथमेटिकल टूल है जिसकी हेल्प से अपन मोशन को ऑब्जर्व करते हैं कि किस प्रकार का मोशन हो रहा है या मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये सब डिटेक्ट अपन इस मैथमेटिकल टूल की हेल्प से करते हैं जिसको बोलते हैं रेफरेंस फ्रेम। तो रेफरेंस फ्रेम दो चीजों से मिलकर बनता है। फर्स्ट वन इज क्लॉक एंड द सेकेंड वन इज कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर क्या होता है, अपन जिस भी ऑब्जेक्ट का मोशन डिटेक्ट करना चाहते हैं या ऑब्जर्व करना चाहते हैं उस ऑब्जेक्ट को उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर रखते हैं और टाइम क्लॉक से अपन उसका टाइम कैलकुलेट करते हैं कि क्या पोजीशन चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू दिस क्लॉक और दिस टाइम। देन हम उसे कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। अगर बाय डेफिनेशन अपन देखें तो मोशन की डेफिनेशन भी यही होती है कि अगर आपके ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट हो रही है, आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, देन द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। अपन ने इस एग्जाम के अंदर एरोप्लेन लिया है, ठीक है। तो अब एरोप्लेन को अपन क्या एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ठीक है। तो इसकी साइज एकदम पॉइंट के बराबर कर देते हैं। तो मान लो ये एरोप्लेन अपनी है जिसके अपन ने साइज एकदम पॉइंट ऑब्जेक्ट के बराबर मान ली, ठीक है। तो सपोज करो ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अब इसका अपन पोजीशन चेक करते हैं, ठीक है। तो ये अपना ओरिजिन है, तो ओरिजिन से अपन इसकी डिस्टेंस देखेंगे। ये इसका एक्स एक्सिस है और ये इसका वाई एक्सिस है। तो देखें तो ये 4.5 है और ये 4 है, तो इसका एक्सिस आ गया 4,4.5। तो अपन ने इसकी पोजीशन निकाल ली, ठीक है। और कुछ समय बाद क्लॉक के अंदर ही कुछ समय बाद इसकी पोजीशन अपन वापस से चेक करेंगे और अगर इसने पोजीशन अपनी चेंज की, अगर इसकी मान लो 5,5 आई इसकी पोजीशन नेक्स्ट टाइम, तो मतलब क्या हुआ, इसने अपनी पोजीशन चेंज की विथ रेस्पेक्ट टू दिस टाइम, तो अपना मोशन डिटेक्ट हो गया। तो अपन को रेफरेंस फ्रेम हमेशा याद में रखना है अगर कोई भी क्वेश्चन करना है या फिर किसी प्रकार का अपन को मोशन ऑब्जर्व करना है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। है छोटा सा बट बहुत काम का एग्जांपल है। तो सपोज एक बिल्डिंग है जिसके अंदर एक लिफ्ट है, ठीक है। उस लिफ्ट के अंदर एक गमला पड़ा है, ओके। अब बिल्डिंग ऊपर से नीचे जा रही है, या तो ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, किसी कहीं पे भी जा रही है, वो मोशन में है। तो अब यहाँ पे अपना जो चिंटू है वो खड़ा है नीचे फ्लोर के ऊपर, बिल्डिंग के बाहर खड़ा है और वो लिफ्ट को देख रहा है, ठीक है। तो अब उसे क्या बनाना है, उसे बनाना है रेफरेंस फ्रेम, ठीक है। तो वो क्या बनाता है, जहां पे खड़ा है वहीं पे रेफरेंस फ्रेम बना लेता है।
तो फर्स्ट केस में चिंटू ने अपना रेफरेंस फ्रेम बना लिया, उसने क्लॉक भी लगा ली और उसने अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम भी सेट कर लिया है। जो लिफ्ट है वो ट्रांसपेरेंट है, तो उसे देखना है कि ये जो गमला है वो मोशन में है या नहीं है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहां से इसका पोजीशन पहले देखेगा। ठीक है, तो यहां से इसका पोजीशन जो भी आया, उसके बाद ये लिफ्ट मान लो नीचे आ रही है तो ये यहाँ पे आ जाएगी कुछ समय बाद, तो ये यहाँ पे देखेगा, फिर वापस इसकी पोजीशन देखेगा, तो इसकी पोजीशन में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। कुछ टाइम तो वो यहाँ से कैलकुलेट कर लेगा और कोऑर्डिनेट में पोजीशन डिस्प्लेसमेंट यहाँ से कैलकुलेट कर लेगा। तो ये बता रहा है कि इस गमले का मोशन हुआ है। ठीक है, अब अपन देखते हैं सेकंड केस। अब की बार चिंटू को भेजते हैं अपन अपनी लिफ्ट के अंदर। तो अपन इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं और लिफ्ट के अंदर आ गए, तो बाहर की तो अपन को कुछ पता ही नहीं है। तो लिफ्ट के अंदर आ गए तो यहां भी अपन को एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना पड़ेगा रेफरेंस फ्रेम के लिए। ऑलराइट, तो अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम, अपना रेफरेंस फ्रेम तैयार है, अपन ने कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया, अपन ने क्लॉक ले लिया। तो अब इसके अंदर क्या देखेगा, चिंटू देखेगा टाइम क्लॉक देखेगा। फर्स्ट टाइम पहले इसे पॉइंट ऑब्जेक्ट बनाएगा और फिर इसका कोऑर्डिनेट्स देखेगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट देखेगा, इसका वाई कोऑर्डिनेट देखेगा। मान लो इसका एक्स कोऑर्डिनेट आया 3 और इसका वाई कोऑर्डिनेट आया 1, तो ये इसका पोजीशन हो गया। अब कुछ समय बाद वापस चिंटू देखेगा तो इसका कोऑर्डिनेट वापस यही आएगा 3,1। तो अब इन दो केसेस से अपन को क्या समझ में आता है, तो अब इन दो केसेस से अपन को क्या समझ में आता है, फर्स्ट केस एंड सेकंड केस। अपन को क्या समझ में आता है, फर्स्ट केस बोल रहा है कि मोशन हो रहा है, सेकंड केस बोल रहा है कि मोशन नहीं हो रहा। तो ये चीज अपन को समझ में आती है कि मोशन का होना और मोशन का ना होना डिपेंड करता है रेफरेंस फ्रेम के ऊपर, कि अपना रेफरेंस फ्रेम कहाँ है, ऑब्जर्वर को कहाँ पे रख रहे हैं। तो अब जानते हैं मोशन को डिस्क्राइब करने वाली कुछ टर्म्स का मीनिंग और उन्हें कैलकुलेट कैसे किया जाता है, उनका कंसेप्ट कैसा है। सपोज करते हैं अपने पास एक कार है, तो अब ये कार यहां से इनिशियल पोजीशन से चलती है और यहाँ पे उसका फाइनल डेस्टिनेशन है। वो जाती कुछ इस प्रकार है, वो चली 50 किलोमीटर्स। तो ये जो पूरे कर्व की जो लेंथ है, पूरे कर्व की जो लेंथ है उसे बोलेंगे अपन डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा इसके अंदर, डिस्प्लेसमेंट होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्पीड अपन कैलकुलेट करेंगे अपने रेफरेंस फ्रेम से। रेफरेंस फ्रेम के अंदर क्या है, रेफरेंस फ्रेम के अंदर पोजीशन प्लस टाइम। पोजीशन से अपन क्या निकाल सकते हैं, अपन डिस्टेंस निकाल सकते हैं, टाइम अपने पास है। तो जब अपन डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे, टोटल टाइम टेकन, तो अपने पास क्या आएगी, अपने पास आएगी स्पीड। ऑलराइट, वेलोसिटी, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसके पास इसका कुछ मैग्नीट्यूड है और इसके पास कुछ डायरेक्शन है। तो वेलोसिटी का इन्वेंशन कैसे हुआ, वेलोसिटी को इंट्रोड्यूस कैसे कराया गया, तो इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, इसकी जरूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि अगर हम किसी से पूछें कि ये एड्रेस कहाँ है, तो वो हमें दूरी प्लस डायरेक्शन दोनों बताता है कि 50 किलोमीटर्स नॉर्थ, 30 किलोमीटर साउथ, 20 किलोमीटर्स ईस्ट। तो ऐसा कुछ नॉर्थ ईस्ट उसके साथ पहले से ऐड करना बहुत जरूरी होता है। अगर मैं 20 किलोमीटर्स बोल के छोड़ दूं तो अपने पास 360 डायग्राम, 360 एरिया के अंदर किसी भी तरफ वो 20 किलोमीटर्स हो सकता है। तो अपन को स्पेसिफाई करना पड़ेगा किस डायरेक्शन के अंदर भी है। तो वेलोसिटी के साथ भी वैसा ही कुछ है, इसके पास डायरेक्शन भी होती है प्लस इसका मैग्नीट्यूड भी होता है। अब जैसे यहाँ पे अगर अपन देखें, इस पॉइंट के ऊपर अगर वेलोसिटी देखना चाहें तो मान लो ये 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ओके, बट इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होगी। अगर यहाँ पे देखना चाहें तो वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होगी। तो हर पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। फिर आता है अपना एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कहता है कि एवरी सेकंड
उसने अपनी वेलोसिटी के अंदर कितना चेंज किया, इंक्रीज किया, डिक्रीज किया, चाहे इंक्रीज करे चाहे डिक्रीज करे। जैसे थर्ड सेकंड के ऊपर उसकी वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर है और फोर्थ सेकंड के ऊपर उसकी वेलोसिटी 41 किलोमीटर पर आवर है, तो उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कि एक सेकंड के अंदर उसकी 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इंक्रीमेंट हो रहा है। ये आ गया अपना एक्सेलरेशन। We will be continuing motion in straight line in our next video. Till then, thank you very much. Bye bye.